राजा राम के बड़े बेटे मुकेश की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जबकि 17 साल का छोटा बेटा प्रदीप आवारागर्दी करता था। राजा राम की 21 साल की बेटी अंजू खूबसूरत थी, जिसके कदम जवानी की दहलीज पर रखते ही बहक गए। जवान बेटी की शादी करने के लिए राजा राम वर की तलाश में दिन रात एक कर रहा था, मगर रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था। अंजू अपने रिश्तेदार के यहाँ एक शादी समारोह में गई हुई थी। वहाँ वरमाला के मंच पर उसकी मुलाकात पुनीत नाम के युवक से हुई। पुनीत ने दुल्हन के आगे पीछे चलने वाली अंजू का रूप यौन देखा तो वह अपने दिल पर काबू नहीं रख सका। वह शादी के मंडप में फोटो खिंचाने के बहाने अंजू से नजदीकियां बनाने लगा। अंजू भी पुनीत के इस तरह भाव देने को नोटिस कर रही थी। पुनीत गाँव में रहने वाले तिवारी का बेटा था, जो अपने दोस्त की शादी में आया था। मौका पाकर पुनीत ने अंजू को देखकर प्रेम का इजहार करते हुए कहा, डियर, तुम तो गजब की खूबसूरत हो, आई लव यू। पुनीत के इस तरह प्यार का इजहार करने से अंजू ने कुछ न कहते हुए मुस्कुरा दिया। इससे पुनीत का हौसला बढ़ गया। उसने दोस्तों से सुन रखा था कि लड़की हंसी तो समझो फंसी। पुनीत ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और मंडप के पीछे ले जाकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? अंजू नाम है मेरा। और तुम्हारा? शर्माते हुए अंजू बोली, मेरा नाम पुनीत है, मैं अपने दोस्त की बारात में आया हूँ। पुनीत बोला, मैं मौसी की लड़की की शादी में यहाँ आई हूँ। अंजू ने भी अपने बारे में बताया। लोग वरमाला मंडप में फोटोग्राफी में लगे हुए थे। उधर पुनीत और अंजू के दिलों में प्यार के बीज अंकुरित हो रहे थे। प्रेम की आग एक बार लग जाए तो बुझाए नहीं बुझती। पुनीत और अंजू के साथ भी यही हुआ। पुनीत अंजू से मिलने आने लगा। इधर अंजू के पिता राजा राम उसके लिए लड़का तलाश रहे थे। एक दिन मुलाकात के दौरान जब अंजू ने पुनीत को यह बात बताई कि उसके घर वाले शादी के लिए लड़का खोज रहे हैं, तो पुनीत ने उससे कहा, अंजू, कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता, तुमसे तो शादी मैं ही करूंगा। पर पुनीत, हम दोनों एक ही जाति बिरादरी के नहीं है, घर परिवार के लोग हमारी शादी को राजी कैसे होंगे? अंजू ने चिंतित होते हुए कहा, तुम घर परिवार के लोगों की चिंता मत करो। यदि मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो मेरे संग चलने को तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखूंगा। पुनीत ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा। अंजू ने सिर हिलाकर अपनी मौन सहमति दी और अपना सिर पुनीत की गोद में रख दिया। पुनीत ने अंजू के होंठों पर होंठ रख दिया और उसके केसों में हाथ घुमाते हुए कहा, कल रात को तुम तैयार रहना। रात 12 बजे के बाद जब घर के लोग सो जाएंगे तब मुझे मिस कॉल करना, मैं तुम्हारे घर के बाहर बाइक लेकर खड़ा मिलूंगा। अंजू ने पुनीत को भरोसा दिलाया और योजना के मुताबिक एक रात वह पुनीत के साथ भाग खड़ी हुई। दोनों ने जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। फिर वह पति पत्नी के रूप में रहने लगे। पुनीत ने परिवार के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया था। इसी वजह से राजा राम का परिवार पुनीत से खुन्नस रखता था। इतना ही नहीं, राजा राम के बड़े बेटे का निधन एक एक्सीडेंट में हो गया था, परंतु राजा राम के परिवार के लोगों को शक था कि उसके बेटे मुकेश का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उसे पुनीत ने ही साजिश के तहत मारा है, जिसके लिए पूरा परिवार पुनीत को ही जिम्मेदार मान रहा था। अंजू का छोटा भाई प्रदीप इस बात को लेकर ज्यादा दुखी था, क्योंकि पुनीत ने अंजू से मेल मुलाकात करने के लिए प्रदीप से दोस्ती बढ़ाई थी, जिससे वह समझ नहीं पाया। अपनी बहन के पुनीत के साथ भाग जाने से प्रदीप के यार दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। यह बात उससे नागवार गुजरती थी। राजा राम का बेटा भले ही नाबालिग था, परंतु उसकी दोस्ती अपनों से बड़ी उम्र के युवकों से थी। प्रदीप की दोस्ती गांव के 30 साल के राजू से भी थी। राजू भी प्रदीप की बहन अंजू की खूबसूरती का दीवाना था और उससे शादी करने के ख्वाब देखता था, परंतु अंजू का प्यार पुनीत के साथ परवान चढ़ चुका था। इस वजह से वह उसे घास नहीं डालती थी। प्रदीप किशोरावस्था की दहलीज पर खड़ा अपना दिल अपने से उम्र में बड़ी लड़की नूरजहां को दे चुका था। उम्र में छोटा होने की वजह से कोई उस पर शक भी नहीं करता था। 22 साल की नूरजहां मुबारक शाह की बेटी थी। विवाह के कुछ ही समय बाद उसका अपने शोहर से तलाक हो गया था। तलाक के बाद उसने कुंवारे प्रदीप पर डोरे डालने शुरू कर दिए थे। किशोरावस्था में प्रदीप को मिले इस तरह के प्रेम निवेदन को वह कैसे इनकार करता। दोनों प्रेम के रंग में डूब गए। नूरजहां प्रदीप के बालिग होने का इंतजार कर रही थी। उसके बाद उसका इरादा धर्म परिवर्तन कर प्रदीप के साथ शादी करने का था। एक दिन प्रदीप ने नूरजहां से कहा, पुनीत ने मेरी बहन से शादी करके हमारे पिता की बदनामी कराई है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। इस पर नूरजहां ने साथ देते हुए कहा, जरूर लो बदला, आखिर उसने दोस्तों में तुम्हारी इज्जत पर भी तो बट्टा लगाया है। नूरजहां, तुम्हें इस काम में मेरा साथ देना होगा। प्रदीप, आखिर इसमें मैं क्या मदद कर सकती हूँ? आश्चर्य व्यक्त करते हुए नूरजहां बोली। नूरजहां, मैं पुनीत को अच्छी तरह से जानता हूँ, वह किसी एक खूंटे से बंधा नहीं रह सकता। खूबसूरत लड़कियों को देखकर उसका मन डोलने लगता है। तुम किसी तरह उससे नजदीकियां बढ़ाओ और अपने प्रेम का प्रदर्शन करो, वह तुम्हारे जाल में फंस जाएगा। प्रदीप बोला, ना बाबा ना, तौबा तौबा,
आखिर इससे क्या हासिल होगा? नूरजहां डरते हुए बोली, मेरा पूरा प्लान तो सुनो पहले। जब पुनीत तुम्हारे प्रेम जाल में फंस जाएगा तो उसे मिलने कहीं एकांत में बुला लेना, उसके बाद हम उसका काम तमाम कर देंगे। प्रदीप ने अपना प्लान समझाते हुए कहा, मगर इसमें तो खतरा बहुत है, पकड़े गए तो जेल में चक्की पीसेंगे। नूरजहां ने शंका व्यक्त की। नूरजहां, तुम फिक्र मत करो, तुम तो पुनीत को बुलाकर वहां से भाग जाना, मैं और मेरा दोस्त लक्की उसे ठिकाने लगा देंगे, किसी को भनक भी नहीं होगी। इस तरह प्रदीप ने नूरजहां, राजू और दोस्त लक्की के साथ मिलकर अपने बहनोई पुनीत तिवारी की हत्या की खौफनाक साजिश रची। आरोपी राजू की नजर शादी से पहले से ही अंजू पर थी। राजू का प्रदीप के घर आना जाना रहता था और वह मनी मन अंजू से प्यार करने लगा था। राजू अपने प्रेम का इजहार कर पाता इसके पहले ही पुनीत अंजू को भगा कर ले गया। कुछ समय के बाद पुनीत और अंजू ने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के 1 साल बाद ही अंजू ने एक बेटे को जन्म दिया। उसके बाद पुनीत के सिर से प्यार का खुमार उतर गया और वह अंजू के साथ मारपीट करने लगा। वह अपने बेटे को ही बेचने की धमकी देने लगा। यह बात राजाराम के परिवार को पता चली तो वे पुनीत से और ज्यादा नफरत करने लगे। राजू रघुवंशी को जब अंजू की दयनीय हालत का पता चला तो अंजू से हमदर्दी रखने लगा। वह अक्सर यही सोचता कि अगर किसी तरह पुनीत को रास्ते से हटा दे तो अंजू को फिर से हासिल कर सकता है। इसी वजह से उसने प्रदीप के बनाए प्लान में शामिल होकर पुनीत की हत्या करने की योजना बनाई। नूरजहां फोन पर पुनीत से घंटों बातें किया करती थी और उसे संबंध बनाने के लिए बुलाती थी, मगर पुनीत के मन में यह डर बना रहता था कि कहीं उसका साला प्रदीप उसके साथ कोई बदसलूकी न कर दे। पुनीत दिलफेक आशिक था। वह नूरजहां के आमंत्रण को ज्यादा दिनों तक टाल नहीं सका। नूरजहां ने बातचीत के दौरान पुनीत से आने की बात कही तो उसने आने की स्वीकृति दे दी। जब नूरजहां और पुनीत मोबाइल पर बात कर रहे थे तब साला प्रदीप कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से दोनों की बातें सुन रहा था। योजना के मुताबिक नूरजहां ने पुनीत को रेलवे पुल के पास मिलने के लिए बुलाया। शाम होते होते पुनीत रेलवे पुल पर पहुंच गया, लेकिन वहां नूरजहां नहीं पहुंची। रेलवे पुल के नीचे पुनीत की नजर दूर खड़े अपने साले प्रदीप पर पड़ी तो वो वहां से भाग निकला और पुराने बस स्टैंड पर चाय पान की एक दुकान पर बैठ गया। वहां से पुनीत ने नूरजहां को फोन करके पूछा, तुम मिलने क्यों नहीं आई? आज घर से निकलने का कोई बहाना नहीं मिला। नूरजहां बोली, तो फिर तुम्हारे घर पर आ जाऊं? पुनीत बोला, नहीं, आज अब्बू घर पर ही है। नूरजहां ने मना करते हुए कहा। इस बीच राजू ने पुनीत को फोन करके पूछा, पुनीत कहाँ हो भाई? आज मिलकर कहीं पार्टी करते हैं, मैं तो इसी इंतजार में हूँ, तुम आ जाओ। पुनीत बोला। राजू और पुनीत की आपस में दोस्ती थी और अक्सर वे साथ बैठकर शराब के जाम छलकाते थे। दोनों की फोन पर बात होती रहती थी, इसलिए राजू ने फोन पर पुनीत से कहा, मुझे पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, जब तक वो अपने दोस्त लकी को उसके पास भेज रहा है, उसके साथ मंडी में बैठकर दारू पियो, तब तक मैं आ रहा हूँ, फिर घर चलते हैं, वहीं तुम रुक जाना। पुनीत नूरजहां से मिलने के लिए आया था, परंतु शराब की तलब के कारण वह राजू की बातों में आ गया। रात होते होते राजू के कहने पर लक्की पुनीत को लेकर मंडी परिसर में पहुंच गया, जहां दोनों ने जमकर शराब पी। जब पुनीत शराब के नशे में चूर हो गया तभी राजू के साथ प्रदीप भी वहां पहुंच गया। तीनों ने मिलकर पुनीत के साथ मारपीट शुरू कर दी। लक्की और प्रदीप ने पुनीत के पैर पकड़ लिए, तभी राजू ने बाका मारकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।